हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन आपको तो आज जो पढ़ाऊंगा वो क्या होता है कि थोड़ा सा हीट देके किसी भी मतलब अगर देखा जाए मटेरियल को अगर स्मॉल हीट देते हो तो चेंज भी टेम्परेचर का बहुत स्मॉल आएगा। और चेंज अगर यहाँ पे टेम्परेचर का स्मॉल आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है किन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। दो चीज़ें पढ़नी है। लास्ट लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्मूला कैसे मतलब निकाला गया और साथ साथ क्या होता है उस पर एक प्रॉब्लम भी लिया था। तो आज के लेक्चर में देखो यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे कोई कंटेनर है, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे क्या होता है एक कंटेनर है और इस कंटेनर से हीट सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर हीट सप्लाई करोगे तो मान लो यहाँ पे हीट सप्लाई थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हो, बहुत कम अमाउंट और सिर्फ डी अमाउंट, तो टेम्परेचर का चेंज भी कितना आएगा यहाँ पे dt। और अगर ज़्यादा हीट दोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज आता है, कम हीट दिया तो कम चेंज आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कम हीट दे रहे हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है यहाँ पे कंटेनर को डिलीवर किया जा रहा है। अगर कंटेनर को डिलीवर अगर देखा जाए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट करोगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो स्मॉल होगा। स्मॉल होगा तो यू नो दैट यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे एन एस डेल्टा टी। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था ये फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूले में इतना चेंज हो गया, डेल्टा होता है लार्ज और ये क्या होता है स्मॉल। तो अगर लार्ज चेंजेस के लिए देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं भाई डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे एम एस डेल्टा टी। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओ एस इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 1/m डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पे एस इज इक्वल टू 1/m डी क्यू बाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी टी। अगर ये भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 1/m डी क्यू बाई डी टी। अब ध्यान देना यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी को यहाँ पे मैंने अलग से एक ग्राफ बनाया है और ग्राफ में ध्यान देना अगर मास क्या होता है 1 ग्राम है, बात समझ आ रही है ना। 1 ग्राम मास के लिए देखा जाए तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1 और इधर क्या होता है यहाँ पे डी क्यू बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे डी टी। तो देखो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है कि नहीं। तो जैसे जैसे आप क्या होता है यहाँ पे ग्राफ देखो इस तरीके से है, बात समझ आ रही है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि अगर आप हीट का वैल्यू बढ़ा रहे हो, बात समझ आ रही है ना, तो यहाँ पे हीट का वैल्यू बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज होगा, वैल्यू बढ़ेगा। सेकेंड थिंग क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है मटेरियल का कम हो जाएगा। देखो समझ में आ रही है कि नहीं। ये डिनोमिनेटर में है और ये क्या होता है न्यूमरेटर। ये वैल्यू बढ़ेगा तो आप खुद सोचो यहाँ पे S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू बाई डी टी है। अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा। क्यों? क्योंकि डी नॉमिनेटर में है। तो यहाँ पे ये ग्राफ से यही पता चलता है कि यहाँ पे क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जरूरी नहीं कि यहाँ पे कांस्टेंट हो, वो वेरी कर सकता है। जैसे आपने वाटर के लिए देखा था कांस्टेंट था, या फिर क्या होता है वाटर के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आइस के लिए और क्या होता है वेपर के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू था। इसी तरीके से अदर मटेरियल के लिए भी ऑल्सो क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेसिफिक क्या होता है कि कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो याद रखना ये प्रोसेस हमें समझ में आना चाहिए। और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो रहा है तो याद रखना यहाँ पे डी क्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। और ये ध्यान देना यहाँ पे कि अगर इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये डी क्यू आएगा और ये क्या होता है एम एस डी टी आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रेशन में ध्यान देना इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला कि अगर एस क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर के साथ एस वेरी कर रहा है। जैसे ये टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो इसका वैल्यू वेरी करेगा कि नहीं। तो अगर वेरी कर रहा है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एस डी टी एक साइड और ये क्या होता है यहाँ पे डी क्यू एक साइड। यहाँ पे ये भी फॉर्मूला काफी यूजफुल है। इस पे एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जल्दी से नोट करना है इसे, ठीक। देखना है बच्चे, अब यहाँ पे जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस ऑफ अ मटेरियल वैरीज एज S is equal to 100 plus 2T
डिटरमाइन हीट एक्सेप्टेड बाय 1 kg ऑफ दिस मटेरियल इफ हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो समझो यहाँ पे कि अगर देखो यहाँ पे एस का वैल्यू कांस्टेंट है क्या, पहले ये सोचना होगा, क्वेश्चन को देखते ही आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे एस का वैल्यू कांस्टेंट है क्या, नहीं कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि टी के साथ वैरी करेगा। टी का वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 102। टी का वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 104। 3 रखा 106 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एस का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ रहा है और 0 से लेकर 100 डिग्री तक आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। तो मतलब एस का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगा। अब चेंज होगा तो ग्राफ समझाया था इस तरीके से चेंज आएगा। तो यहाँ पे निकालना क्या है कि कितना हीट सप्लाई कर रहे हो उसका वैल्यू बताओ इस डेटा के लिए। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, टी याद रखना प्रॉपर इसका यूनिट है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। क्या होता है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रहेगा, बस ये प्रॉपरली डिग्री सेल्सियस है, केल्विन नहीं है, पहले बोल दे रहे हो यहाँ पे ये प्रॉपरली डिग्री सेल्सियस है। तो अगर डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अपन और सॉल्व करके यहाँ पे समझाते हैं। केल्विन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं है। अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों केल्विन में नहीं दिया है, तो वो चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं पर्टिकुलर टेम्परेचर है। और पर्टिकुलर टेम्परेचर होने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपका वैल्यू डिग्री सेल्सियस या केल्विन किसी एक में हो सकता है और चेंज इन टेम्परेचर दोनों हो सकता है, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर केल्विन का डिग्री सेल्सियस का सेम आता है। तो ध्यान देना यहाँ पे इस देखा जाए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो अभी बताते हैं इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे m बाहर हो जाएगा, s क्या होता है यहाँ पे dt। अब ये ध्यान देना T1 to T2 यहाँ पे लिमिट होता है टेम्परेचर का जो दे रखा है यहाँ पे। और ये ध्यान देना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये तो q बचेगा और ये कितना बचेगा m, इधर क्या होता है यहाँ पे s T2 और ये क्या होता है यहाँ पे T1 dt। इतना आना चाहिए कि नहीं? अगर ये R है तो आप मुझे बताओ यहाँ पे Q। मास का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो 1 kg, तो मास तो 1 kg दे रखा है और 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे चेंज ला रहे हो टेम्परेचर का। और ये क्या होता है यहाँ पे S का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 100 प्लस क्या होता है 2T और इधर क्या होता है यहाँ पे dt। तो अपन क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये क्या होता है यहाँ पे 0 to 100 और ये 100 dt। एक बार यहाँ पे dt 100 को एक साथ लिया प्लस क्या होता है यहाँ पे 0 to क्या होता है यहाँ पे 100। समझ आ रहा है? अगर ये फॉर्मूला लिख लिया हो तो यहाँ पे ये चीज रफ कर दे रहा हूँ, बस मेन फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे 100 और ये क्या होता है 2t और इधर क्या होता है यहाँ पे dt। समझ आ रहा है ना? ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे 2t dt। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 100 क्या होता है यहाँ पे बाहर हो जाता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, सिर्फ dt 0 to 100। अगर क्या होता है यहाँ पे 100 बाहर हो गया, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे इसका वैल्यू t आएगा ओनली। समझ आ रहा है ना? वैसे जैसे अभी इंटीग्रेशन dx का वैल्यू पूछा जाए तो x आता है, लाइक ऐसे। यहाँ पे लिमिट क्या लगाया, लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, लिमिट बाद में लगाया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आना चाहिए इसकी जगह पे t, और t आ रहे हैं तो यहाँ पे 100 बाहर किया, यहाँ पे बचा इसकी जगह पे t, ठीक है। 100 बाहर कर लिया और 0 टू लिमिट क्या होता है यहाँ पे 100 प्लस क्या होता है यहाँ पे 2 बाहर करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू कितना हो जाएगा 100 और इधर क्या होता है यहाँ पे t dt, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे 100 और ये क्या होता है एक बार अपर लिमिट 100 t के जगह पे फिर माइनस लोअर लिमिट, मतलब t के जगह पे एक बार 100 माइनस क्या होता है फिर t के जगह पे 0, तो ये यहाँ पे लिख दिया। प्लस क्या होता है यहाँ पे 2t स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पे बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इसका, और इधर क्या होता है 0 to 100। कैसे आया ये चीज याद रखना, इंटीग्रेशन x dx का क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2। कहाँ से आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n अगर होता तो ये चीज क्या होता है यहाँ पे x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 और इधर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो याद रखना 100 का होल स्क्वायर, बात सुनिए टी की जगह था 100 का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पे 0, तो 0 का कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। और ये अगर पॉज करके वीडियो नोट कर लिया हो तो ये फॉर्मूला हटा रहा हूँ, ऐसे को और इधर सॉल्व करते हैं। तो ये 100 इंटू 100 यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ,
टी की जगह पे 100 रखा, 100 का स्क्वायर माइनस क्या होता है 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा है मैंने। अब आगे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये चीज कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 100, तो यहाँ पे 10,000 प्लस क्या होता है यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20,000। समझ आ रहे हैं ना, 20,000 का मतलब कितना होता है यहाँ पे 20 किलो जूल। समझ आ रहे हैं, तो आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चे यहाँ पे दूसरा क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि आपको तो कैलोरीमेट्री में ऐसे ही एक एक टर्म है जो हमें पढ़ना है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपको सारे टर्म अच्छे से अगर समझ में आएगा तो समझ लो कैलोरीमेट्री समझ में आने वाला है, अदरवाइज समझ में नहीं आता है। तो बात करते हैं यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी का। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। समझना है यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे कंटेनर में 1 मोल यहाँ पे सब्सटेंस रखा और इसको यहाँ पे हीट अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे कि नहीं, तो मान लो यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू, और ये नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है यहाँ पे 1, और टेम्परेचर इसका कितना दे रखा है यहाँ पे, तो टेम्परेचर अगर देखा जाए तो रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आ रहा है यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का। बात समझ आ रही है ना। अगर यहाँ पे आपने DQ हीट प्रोवाइड किया या दिया इसको, और 1 मोल सब्सटेंस के लिए यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज 1 डिग्री सेल्सियस आ रहे हैं, तो जो भी ये DQ आप दे रहे हो ना वो किसकी बराबर होगा यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी का। याद रखना मोलर हीट कैपेसिटी को N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी C से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये देखो DQ इज इक्वल टू जैसे ये वाला फॉर्मूला था, DQ इज इक्वल टू यहाँ पे MS डेल्टा T, बस उसी तरीके से यार फर्क इतना है कि यहाँ पे मास होता था उसमें पहले वाले में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होगा, वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला गया था, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी, और ये चेंज ऑफ टेम्परेचर DQ सारी चीजें सेम है। तो आप मुझे बताओ सारा कुछ सेम होगा तो क्या यहाँ पे C इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे C इज इक्वल टू DQ बाई N, और ये क्या होता है यहाँ पे DT, बोल सकते हैं कि नहीं। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे DQ हीट सप्लाई एंड नंबर ऑफ मोल्स, और DT क्या होता है यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये किसके बराबर आ रहे हैं यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी के। अगर ये मोलर हीट कैपेसिटी के बराबर आ रहे हैं तो आप सोचो यहाँ पे N और DQ का वैल्यू कौन रख दे 1 into 1, तो ये किसके बराबर होगा DQ इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू DQ के बराबर आएगा कि नहीं। तो यही तो समझाया यहाँ पे कि अगर 1 मोल सब्सटेंस लिया और 1 मोल सब्सटेंस का यहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखना जितना भी हीट सप्लाई करोगे वो किसके बराबर जाएगा यहाँ पे C के। समझ में आ रहा है ना। तो वही यहाँ पे बोला जाता है मोलर हीट कैपेसिटी, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर यहाँ पे स्मॉल हीट दिया तो लार्ज हीट दे रहे हो, लार्ज चेंज ऑफ टेम्परेचर आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और सेकंड थिंग क्या होता है, बात करेंगे अपन यूनिट की। बात समझ आ रही है ना, किसके यूनिट की यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। जल्दी से आप सोचो यहाँ पे इसका देखा जाए तो यूनिट क्या होगा DQ/, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो N क्या हो जाएगा यहाँ पे DT, DQ/, क्या होता है यहाँ पे N DT। अब ये क्या है, हीट है, हीट सप्लाई है, हीट क्या होता है रिक्वायर्ड, तो ये क्या होता है यहाँ पे जूल के बराबर हो जाएगा, मतलब यूनिट SI यूनिट, और इसका क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का याद रखना मोल होता है यूनिट, और ये क्या होता है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो याद रखना इसका SI यूनिट C का क्या होता है यहाँ पे जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस और केल्विन, चाहे केल्विन लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस, तो याद रखना यहाँ पे जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस और केल्विन। नोट करना इसे, इस पे एक प्रॉब्लम करवाते ना। देखा बच्चे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन कैलोरी पर मोल, क्या होता है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। आपको बताऊँ ये जेई का जो 20 to 25 वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या होता है आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू रखना होता है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उस टाइप का प्रॉब्लम है ये। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको डिटरमाइन करने के लिए बोल रहे हैं वाटर का यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया है, और ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस में। तो याद रखना यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले स्पेसिफिक हीट वाले कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है MS डेल्टा T। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाटर का, तो यहाँ पे वाटर का मास ऑफ मोलर मास
मोलर मास ऑफ वाटर, केमिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत आती होगी तो मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 1 into 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 ग्राम। ये तो मोलर मास हो गया। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर का चेंज आप खुद से कंसीडर करो कि यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कर रहे हो, तो टेम्परेचर का चेंज कितना 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर देखा जाए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मोलर मास अगर H2O का देखा जाए तो कितना दे रखा है यहाँ पे 18 ग्राम। अब सारी चीजें हमें पता है, तो क्या स्पेसिफिक हीट यहाँ पे जो हीट सप्लाई होगा 1 ग्राम में अगर देखा जाए तो निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है निकाल। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे वाटर दे रखा है 1 मोल, कितना दे रखा है यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर, और इसको हीट सप्लाई किया हमने डेल्टा क्यू, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आ रहा है यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस। अब नंबर ऑफ मोल 1 दे रखा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और साथ साथ देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू निकाला जा सकता है कि नहीं। अगर डेल्टा क्यू पता हो गया हमें कि यहाँ पे ये सारे डेटा रखने के बाद डेल्टा क्यू कितना आएगा, तो आप सोचो यहाँ से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यू नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे m इज डेल्टा t, मास कितना 1 ग्राम, बस नहीं मोलर मास कितना 18, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे कैलोरी, क्योंकि हमसे कैलोरी में निकालना है, तो कैलोरी में कितना होता है 1, चेंज ऑफ टेम्परेचर भी 1 मान रहे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, और ये क्या होता है यहाँ पे कैलोरी। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया, तो निकालना हमें किसका वैल्यू था c का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे एन सी डेल्टा टी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा क्यू का 18 आ रहा है, नंबर ऑफ मोल कितना लेना है अपन को 1, तो यहाँ पे 18 और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 c इंटू 1, तो c बिकम्स टू कितना होता है यहाँ पे 18, और ये क्या होता है कैलोरी पर क्या होता है यहाँ पे मोल डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ जाता है, समझ में आ रहा है क्या, नोट करना है इसे।